हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। तो आज का ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी के लिए हो सकता है, बॉटनी के लिए हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी के बच्चों के लिए हो सकता है, तो लाइफ साइंस के किसी भी बच्चों के लिए, तो जिसमें कि हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस वाला। ठीक है। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस जो है, अगर हम ब्रॉड कैटेगराइज में पढ़े तो ये आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं देज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन दिस अर्थ। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, क्योंकि बेसिकली हम ग्लूकोज से ही एनर्जी बनाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मेजर एनर्जी सोर्स रहते हैं। ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व in the synthesis, breakdown, and interconversion of carbohydrate that ensures the constant supply of energy to all the living cells are known as carbohydrate metabolisms। चीजें आती है कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होना, उसका ब्रेकडाउन होना, उसका इंटरकन्वर्जन होना, ये सारी चीजें जिससे हमें एनर्जी मिलती है या लिविंग सेल जो है वो एनर्जी बनाते हैं, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो carbohydrate metabolism is simpler than fat or amino acid metabolism. Hence, carbohydrates are used as an instant source of energy. Okay, so fat से या amino acid से बहुत ही अ, हम क्या कह सकते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सिंपल वे में होता है। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी जो है वो अ, हमारा एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं। तो ग्लूकोज जो होते हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स विच टेक पार्ट्स इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, okay, तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो अभी बहुत सारे मेजर पाथवेज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे ग्लाइकोलिसिस हो, सिट्रिक एसिड साइकिल हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एचएमपी शंट पाथवे, यूरिनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, अमाइनो शुगर, मोनोपॉलीसैकेराइड मेटाबॉलिज्म, ये सारे अलग अलग पाथवेज है, मेजर पाथवेज। ओके। तो अब हम मोस्टली बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। ठीक है। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस, अगर हम, मैं बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि ग्लाइकोलिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स। मतलब कि सारे सेल्स में पाया जाता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही कह सकते हैं, इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? यूनिवर्सल पाथवे है। तो ये कहाँ पे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मतलब सेल है साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसे आप साइटोसोल भी कह सकते हैं। साइटोसोल में हो रहा है। ओके। क्यों? क्योंकि सारे एंजाइम्स जो होते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, दोज ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। So it can takes place in both either aerobic or anaerobic। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हो या अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हो, इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हमें ग्लाइकोलिसिस देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इट इज ए यूनिवर्सल पाथवे, वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन सेल्स तक हर एक सेल में वो पाया जाता है। तो बेसिकली एरोबिक कंडीशंस में अगर हम बात करें, अंडर द एरोबिक कंडीशंस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स along with the production of energy in the form of ATP and NADPH। ठीक है। अब अंडर द अनारोबिक कंडीशंस, पायरुवेट जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू आइदर लैक्टेट और इथेनॉल। सो वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे या कौन से ऑर्गेनिजम्स वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो अनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल पाथवे, जो फर्स्ट पाथवे हम रेस्पिरेशन का देख रहे हैं, एरोबिक हो या अनारोबिक हो। तो एरोबिक हो या अनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस होगा ही होगा। ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। अब ये ईएमपी पाथवे हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय दिस थ्री साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट थे ये, एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो इन तीनों के नाम से ये, इस पाथवे को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। चलो, अब ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो
10 रिएक्शन प्रोसेस है इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड और पायरुवेट। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बच्चों, वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के, सो पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। मतलब 6 कार्बन कंपाउंड को ही क्या कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स। अब यहाँ पे 10 स्टेप्स है, उस 10 स्टेप्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, सो पूरे डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके नोट्स भी यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, पहली स्टेप जो होती है उसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन, अब फॉस्फोराइलेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे किसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज के ऊपर हमें क्या बिठाना है, फॉस्फेट बिठाना है, सिंपल सा है। इन ऑर्डर टू ट्रैप ग्लूकोज इनसाइड द सेल इट शुड बी फॉस्फोराइलेटेड। अगर हमें ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रैप करके रखना है तो हमें ग्लूकोज को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोराइलेट करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ तो बिठाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ फॉस्फेट बिठा रहे हैं। ओके, अब ये जो रिएक्शन होती है दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब जब मैं कहूंगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों? क्योंकि यही जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, इसमें 3 आपको इरिवर्सिबल रिएक्शंस दिखेंगे जो कि ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन भी करते हैं। सो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें हम ये स्टेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो 3 मैं बता रहा हूँ, तभी मैं बताऊंगा कि पहली स्टेप जो है वही इरिवर्सिबल है। मतलब ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर से रिवर्स नहीं होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज बना दे। ओके, दिस एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय हेक्सोकाइनेज। हर एक सेल में आपको हेक्सोकाइनेज देखने को मिलेगा। ओके, तो एंजाइम हेक्सोकाइनेज। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है। ग्लूकोकाइनेज नामक जो एंजाइम है वो आपके लिवर और पैनक्रियाज में देखने को, तो लिवर में ग्लूकोकाइनेज है, बाकी सारे सेल्स में क्या है, हेक्सोकाइनेज। अब ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो है बच्चों, वो एक दूसरे के आइसो एंजाइम्स हैं। फंक्शन सेम ही करेंगे, फंक्शन सेम ही करेंगे, केमिकली थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट फंक्शन सेम ही कर रहे हैं, तो इसको आइसो एंजाइम्स भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं पे तो आइसो एंजाइम, ठीक है। और हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम है, उसके साथ लगते हैं मेटल आयंस, दैट इज Mg2+, कोफैक्टर्स हम बोलते हैं ना, कोफैक्टर्स की तरह Mg2+। ठीक है, अब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब एक फॉस्फेट आपको ऐड करना है, तो फॉस्फेट आप कहाँ से लोगे, यहीं से लोगे, एटीपी से। सो एटीपी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा एडीपी और वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, वहां से जो फॉस्फेट निकलेगा वो फॉस्फेट बैठेगा यहाँ पे। अब वो कहाँ बैठ रहा है, वो देखो, ये बैठ रहा है 6 नंबर के कार्बन पे। ये ग्लूकोज शुगर आपको दिख रही है, ग्लूकोज शुगर की ये 6 कार्बन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये वाला 6। तो 6 के ऊपर एक फॉस्फेट बैठ रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को अब हम कहेंगे, इस प्रोडक्ट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या कहोगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिंपल सा है, 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दिया। किसने कर दिया, हेक्सोकाइनेज के। ये काइनेज जो होता है ना, इस काइनेज का ही काम होता है एडिशन या फॉस्फोराइलेशन करना। तो ग्लूकोकाइनेज फंक्शंस ओनली व्हेन द ग्लूकोज concentration is high and it has high Vmax, which allows the livers to remove the more glucose from the blood। ठीक है, तो जब बहुत ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होता है तो लिवर भी क्या कर लेता है, ग्लूकोज को ले लेता है। ओके, तो उस टाइम ही ग्लूकोकाइनेज जो है वो काम करता है, जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड में। तो ये पहली रिएक्शन थी, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। दूसरी रिएक्शन रिएक्शन हो गया आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आइसोमराइजेशन, यहाँ पे एंजाइम आएगा आइसोमरेज। सिर्फ क्या करना है, आइसोमर फॉर्म करना है। सो आइसोमर यानी कि क्या, सिंपल से लिख देता हूं, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर।
थोड़ा सा अलग होता है बाकी सबसे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा या आइसोमराइज किया जाएगा इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल वे में। ठीक है? पहली रिएक्शन हमने बोली इरिवर्सिबल थी। एक बार ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक? तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन ये समझ लो अच्छे से। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आया देखो, फॉस्फोग्लूको ग्लूकोज आइसोमरेज, या सिंपली आप आइसोमरेज लिखे तो भी चलेगा, बट सबस्ट्रेट के हिसाब से नाम दिया गया है फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से। ये भी 6 कार्बन शुगर ही है, ये भी 6 कार्बन शुगर ही है। अब इनमें बेसिकली ये क्या है होता है वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ग्लूकोज जो होते हैं ये होते हैं अल्डोज शुगर, फ्रुक्टोज जो होते हैं ये होते हैं कीटोज शुगर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो भी फ्री है और 6 के ऊपर अभी फॉस्फेट। अब यहाँ पे वही है कि हमें क्या करना पड़ता है, और एक फॉस्फेट ऐड करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसलिए ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज में, क्योंकि हमें फ्रुक्टोज का फर्स्ट कार्बन भी फ्री मिलता है। ठीक है? जहां पे हम फिर से फॉस्फोराइलेशन कर दें। क्लियर है, सिंपल सा था। तो सिर्फ क्या कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तीसरी स्टेप है फॉस्फोराइलेशन ऑफ द पायरुवेट, सॉरी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना। अब ये रिएक्शन की जाती है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK1। अब मैंने कहा ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये भी रेगुलेशन में काम करेगी। रेगुलेशन का एक अलग वीडियो में बनाऊं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट और रेट लिमिटिंग स्टेप, ये क्या है, कंट्रोलिंग, और या इसे हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। क्या हो रहा है देखो, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में हो रहा है, मतलब पहले ही 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट था, अब आप बिठा रहे हो फर्स्ट कार्बन के ऊपर भी एक फॉस्फेट। अगर आपको यहाँ पे फिर से फॉस्फेट बिठाना है तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एटीपी यूज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे 1 एटीपी विल कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी से जो फॉस्फेट निकला वो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। सो ये देखिए एडीपी बन गया यहाँ। तो क्या हो गया, ग्लूको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अंडर द एंजाइम्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज PFK1। क्लियर। तो आपके पास अब भी कौन सा कंपाउंड है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब यहाँ पे इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का होता है क्लीवेज ब्रेकडाउन। ये रिएक्शन होगी आपकी रिवर्सिबल। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आप क्या कर रहे हो, क्लीव कर रहे हो और दो कंपाउंड बना रहे हो उससे। पहला कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा जो होगा वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट विल क्लीव इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इन दोनों में। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये जो है ये एक दोनों के एक दूसरे के आइसोमर्स है। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। इसलिए यहाँ पे इमीडिएटली ओलेक रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम है अल्डोलेज। फिफ्थ रिएक्शन है आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज इंटर कन्वर्ट्स डाइहाइड्रोक्सिन एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, सो क्या हुआ कि DHAP जो है आपका इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सेम वही हुआ। ओके, मतलब एक मॉलिक्यूल आपके पास पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, तो DHAP जो बना वो भी कन्वर्ट हुआ आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब आपको यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स मिले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, दो मॉलिक्यूल। तो यही दो मॉलिक्यूल्स हमें लेके चलने हैं। ठीक? यही मॉलिक्यूल्स हमें आगे लेके चलने हैं। तो यहाँ पे अब तक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दो एटीपी जो है वो यूटिलाइज किए, हमने यूज किए पहले रिएक्शन में और तीसरे रिएक्शन में, ये समझ में आया। तो इस
पहले से लेके 5वें स्टेप्स तक हम इसे बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ये कौन से थे? प्रिपरेटरी फेज। अभी 6 से लेके 10 तक जो होंगे उसे हम बोलेंगे पे ऑफ फेज। ओके, सो ये तो प्रिपरेशन कर दिया। अब एक्चुअल हम करेंगे कि एटीपी सिंथेसिस और एनएडीएच या एनएडीएच प्लस एच प्लस, ये रिएक्शन ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। अब 6 वाले देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, अब कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास? 2। तो उसका क्या करना है हमें? ऑक्सीडेशन। ये हो गई रिवर्सिबल स्टेप। तो द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये जो है ये पहली रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate by enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आया? डिहाइड्रोजिनेज। नाम में ही है डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा। अब अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इस हाइड्रोजन को लेने वाला भी कोई तो चाहिए। तो यहाँ पे एक कोएंजाइम होगा NAD प्लस, वो लेगा आपका H प्लस आयन एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H प्लस। या बहुत सारे बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है NADH2। तो NADH प्लस H प्लस ये सही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इट विल कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, फॉस्फेट भी ऐड हुआ है, बट यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज नहीं हुई। ओके, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हुई क्या? नहीं। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड के फर्स्ट कार्बन के ऊपर भी अब क्या हो गया? एक फॉस्फेट बैठ गया, बट वो फॉस्फेट निकल के आया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि सेल में साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी पड़ा है। तो वही उठाया और लगा दिया। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल जो बना, प्रोडक्ट जो बना, वो बना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और उसके साथ हमें यहाँ पे मिला NADH2 या NADH प्लस H प्लस। अब यहाँ पे हम कितने मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे थे? 2। तो NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिलने चाहिए? 2। और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी हमें मिले 2। So sum of the 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 2,3-BPG by bisphosphoglycerate mutase found mainly in the RBC. 2,3-BPG increase the O2 delivery. ओके, सो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, अगर ये आरबीसी में रिएक्शन हो रही है, ओके, आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस होता है, ओके, और आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस से मिले हुए जितने एटीपी है उतने ही एटीपी वो यूज करते हैं, ओके, सेल के लिए जो एनर्जी लगने वाली है, क्योंकि उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो उसमें नहीं है, ओके, क्योंकि आरबीसी में सब कुछ एब्सेंट होता है, सारे ऑर्गेनेलिज नहीं देखने को मिलते हैं हमें। तो वही 1,3-बीपीजी जो है वो कन्वर्ट होगा 2,3-बीपीजी में। एंजाइम होगा बिस बायफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। क्या हुआ था? फर्स्ट के और थर्ड के ऊपर था कार्बन, हाँ सॉरी फॉस्फेट, सो फर्स्ट का निकाल के सेकंड पे डाल दिया, वही हो गया सिर्फ 2,3-बीपीजी। ओके, ये आरबीसी में होगा मेनली, और 2,3-बीपीजी जो है वो इंक्रीज करता है O2 डिलीवरी। तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी है, देखो आर्सेनेट जो होते हैं दे कैन compete विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट as a substrate for glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, which results is 1 ATP loss during the glycolysis। अगर आर्सेनेट है वहां पे तो आर्सेनेट जो है वो डायरेक्टली compete करेंगे आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। ओके, तो पीआई जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हम कहते हैं बेसिकली एज अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजनेज। ओके, एंड जिस वजह से एक एटीपी का लॉस हो सकता है हमें ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। चलिए, फिर सेवेंथ वाली रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ 3-phosphoglycerate। अब यहाँ पे पहले क्या था? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, अब यहाँ पे क्या है? 3-phosphoglycerate। अब यहाँ पे 3-phosphoglycerate है, मतलब कि फर्स्ट के ऊपर का फॉस्फेट निकल रहा है, कम हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। ओके, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेप। यहाँ पे निकल जो रहा है ना वो एक एटीपी, वो एक एटीपी निकल के, सॉरी एक फॉस्फेट निकल के एडीपी के साथ बाइंड होगा और उससे एटीपी बनाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एटीपी का प्रोडक्शन होने वाला है। So it is produced. So 1,3-BPG is converted into 3-phosphoglycerate. The phosphate of 1,3-BPG is used to synthesize the ATP
फ्रॉम द एडीपी। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आ गया यहाँ पे काइनेज। तो ये काइनेज ने क्या एक्टिविटी कर दी, एडीपी के ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बिठा दिया और एटीपी बना दी। बहुत सही किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर से फॉस्फेट निकल गया, रिएक्शन कैटेलाइज की फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, कोफैक्टर आया मैग्नीशियम। ओके, सो एडीपी का कन्वर्जन हुआ एटीपी में। तो अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, दो। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनेंगे, दो। तो ये भी 3 फॉस्फोग्लिसरेट कितने बने, दो। तो यहाँ पे देखो दो एटीपी बने, इस स्लाइड के ऊपर देखो दो एटीपी, पीछे वाले में दो NADPH2 बने थे, यानी NADH2 बने थे। फिफ्थ एट रिएक्शन है शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट शिफ्ट फ्रॉम द थर्ड टू सेकेंड कार्बन। सिंपल सा है कि आपका पहले 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, उसको ही आपने जस्ट कन्वर्ट कर दिया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब लाइक म्यूटेशन, पोजीशन चेंज कर दी। सो थर्ड वाला जो फॉस्फेट है, थर्ड कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट है, उसको आपने उठा के डाल दिया सेकंड कार्बन पे। और इसके लिए एंजाइम्स आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो 1,3 बीपीजी का था ना, जैसे 2,3 बीपीजी में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से हो गया ये। थर्ड वाला जो फॉस्फेट है थर्ड कार्बन का, वो सेकंड कार्बन पे चला गया, इसलिए नाम बना अभी 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब नाइन्थ रिएक्शन जो होती है, वो रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन, नाम में ही लिखा है डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। ठीक है, चलिए देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है ये भी, कैटालाइज्ड बाय इनोलेज। कौन सा एंजाइम आ गया, इनोलेज। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पेप में कन्वर्ट होगा ये। इसमें आया ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फेट है। ओके, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो पेप जो होता है वो क्या होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसलिए फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन किया जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। एंजाइम होगा इनोलेज, इसलिए कंपाउंड आपका बना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का ये। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे फ्लोराइड जो होता है, इट इज अ केमिकल विच इनहिबिट्स द इनोलेज। सो पीपी या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज द हाईएस्ट एनर्जी कंपाउंड ऑफ द सेल, कंटेन्स ट्वाइस द एनर्जी ऑफ एटीपी। एटीपी से भी डबल एनर्जी जो है हमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में पाई जाती है या देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए कौन सा केमिकल है, फ्लोराइड। सो ये बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस के इनहिबिट करने वाले केमिकल्स के नाम बता दो, इंग्लिश। और लास्ट वाला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को आप कन्वर्ट कर दोगे पाइरुवेट में। ओके, वहां पे एंजाइम होगा पाइरुवेट काइनेज, मतलब अब यहाँ पे काइनेज आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे काइनेज आ रहा है, आप फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कि एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है। सो जो फॉस्फेट रिमूव होगा वो फॉस्फेट बैठेगा एडीपी के ऊपर और उससे बनेंगे एटीपी, इसलिए इस रिएक्शन में भी एटीपी सिंथेसिस होती है। सी, इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलो कौन सी तीसरी रिएक्शन आ गई इरिवर्सिबल, पहली थी आपकी फर्स्ट वाली ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद थी आपकी फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज वाली, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया आपने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के, एंजाइम्स था पीएफ के, वहां पे था एक्सोकाइनेज। अब ये तीसरी रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, जिसमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, एंजाइम्स होगा पाइरुवेट काइनेज। यहाँ पे भी दो एटीपी बनेंगे, यहाँ पे दो। पाइरुवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, सो कितने मॉलिक्यूल्स बने, दो। अपना पहला कंपाउंड कितने कार्बन का था, 6 का, तो उसी से बने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। और यहाँ पे एटीपी भी बनती है। The deficiency of pyruvate kinase is the second most common cause of hemolytic anemia. So ATP is needed to pump the ions out to maintain the biconcave shape of the RBCs. Okay? तो हमें ATP बहुत जरूरी होती है टू पम्प द आयंस आउट टू मेंटेन द बाइकॉन्केव शेप। आरबीसी का जो शेप है ना, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है। और अगर पाइरुवेट काइनेज नहीं है या उसकी डिफिशियंसी है, तो उस वजह से एटीपी नहीं बनेगी। और अगर एटीपी नहीं बन रही है, एटीपी नहीं सफिशिएंट अमाउंट में पाई जा रही है आरबीसी में, तो वहां पे हो सकता है हिमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी ब्रेक डाउन होंगे,
उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उससे एनीमिया हो जाएगा। सो उसे हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये 10 स्टेप्स थे। ओके। फिर मैंने ये भी कहा था आपको कि अगर एरोबिक में हो रहा है तो पायरुवेट जो है वो आपके चले जाएंगे टीसीए साइकिल में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो हम अलग से टीसीए साइकिल में पढ़ेंगे। पर रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट पर मैंने ये भी कहा था कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है इट विल कन्वर्टेड बाय लैक्टेट by the enzyme of lactate dehydrogenase. Okay, it is the final product of anaerobic glycolysis अगर anaerobic में हो रहा है। In exercising muscles, NADH2 production exceeds the oxidative capacity of the respiratory chain. So this pathway is needed to convert NADH2 to NAD+. So later lactate diffuse into the bloodstream and used by the liver to make the glucose. फिर से तो बहुत बार हम एक्सरसाइज करते हैं तब लैक्टेट जनरेट होता है। ओके, तो बॉडी पेन वगैरह ये सारी चीजें हो जाती है। बट कुछ बाद टाइम बाद लैक्टेट जो है वो लिवर के पास चला जाता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से, एंड वो लिवर यूज करता है। लिवर लैक्टेट से ही फिर बाद में क्या कर देता है, ग्लूकोज बना देता है। सो यहाँ पे देखिए पायरुवेट, यहाँ पे भी क्या होता है, एनएडीएच जो है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं और इट विल कन्वर्टेड इनटू एनएडी, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। यहाँ पे लैक्टेट फॉर्म हो गया आपका। ठीक है। सो पायरुवेट ये 3 कार्बन का ही होता है, लैक्टेट जो होता है वो 3 कार्बन का। यहाँ पे किसी भी तरीके से CO2 नहीं निकल के आता है। बट जो इथेनॉल वाली जो है, इथेनॉल बनना यीस्ट में वगैरह, तो वहां पे CO2 निकलता है। CO2 प्लस इथेनॉल, इथेनॉल जो है होगा उसमें 2 कार्बन होंगे और 1 कार्बन जो है पायरुवेट का CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है। सो एक थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने बने, 2। कैसे बने, पहले तो एक्चुअली तो 4 बने 2 स्टेप्स में। ओके, सो 4 एटीपी बनते हैं। बट उस 4 एटीपी से हम 2 एटीपी माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले और तीसरे स्टेप्स में एटीपी यूटिलाइज की थी, तो इसलिए वो 2 एटीपी हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा डायरेक्ट एटीपी गेन कितना हो गया, 2। और NADH2 कितने बने, 2 बने थे। तो 2 NADH2, एक NADH2 मॉलिक्यूल जो होता है वो अगर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ETC में चला जाए, तो एक NADH2 हमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल देगा। सो ऐसे हमारे पास 6 रहेंगे। तो ये वाली चीज हम बाद में देखेंगे। ठीक है? तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड नॉट नेट प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ NADH2। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो 2 एटीपी और 2 NADH2। लेटर ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 एटीपीज बनते हैं। सो ट्रांजिशन स्टेट में 2 NADH2 बनते हैं। ओके, ट्रांजिशन स्टेट मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगा। पायरुवेट का कन्वर्जन जो होता है वो एसिटिल कोए में होता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पे भी NADH2 बनते हैं। ओके, सो इससे टोटली 38 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन ही बोल दो आप। चलो, तो ये चीजें थी। रेगुलेशन वाला मैं बाद में और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है बायोगिक प्रकाश बगाड़े। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई और टॉपिक्स चाहिए कि सर ये स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।